नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। घटनाक्रम तो कई हैं और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। ईरान की तरफ ट्रंप साहब का युद्ध पोतों का एक विशाल बेड़ा बढ़ रहा है। अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा देखने वाली बात है, लेकिन ईरान ने तो कह दिया है कि कोई भी कार्रवाई हम पूरा युद्ध मानेंगे, पूर्ण वॉर मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। खाड़ी के देशों में जहां-जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं, उस पर हमारी निगाह बनी हुई है। दूसरा घटनाक्रम दाओस, जहां 5 दिन तक दुनिया भर के देश और जो निवेश से जुड़ी हुई फोर्सेस हैं वो जुटी। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी का जो बयान था, जो भाषण था, वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। तो क्यों वायरल हुआ और उसके बाद ट्रंप साहब इतने नाराज हुए कि गाजा पीस बोर्ड में उनको जो निमंत्रण भेजा था कि आप भी शामिल हो जाइए, हालांकि उन्होंने कोई खास तवज्जो उसको दी नहीं थी। तो 2-3 कारणों से, एक तो इनका भाषण, दूसरे ट्रंप जो चाहते थे तो उस पर फैसला लेने में देरी, जो गाजा पीस बोर्ड, और तीसरे चीन के साथ उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, समझौते किए हैं व्यापार को लेकर के और तमाम दूसरी चीजों को लेकर के, उससे ट्रंप बहुत चिढ़े बैठे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत साहब के साथ। आदि जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। कार्नी ने तो कह दिया साहब कि अमेरिका के नेतृत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर तो अब कभी वापस नहीं लौटेगा और वैश्विक जो एक व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है। टैरिफ की धमकियां दी जा रही हैं, तरह तरह से पूरी जो सिस्टम थी उसको तहस नहस कर दिया गया है। बड़ा चर्चित उनका भाषण था। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग अभी बैठ करके टेबल पर चर्चा नहीं करेंगे आपस में, ये जो समस्याएं सामने दिखाई दे रही हैं, टेबल पर नहीं बैठेंगे तो आप मेन्यू बन जाएंगे, यानी किसी का ग्रास बन जाए। बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। जी। सर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो उन्होंने बोला बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को ये चीज़ वेस्टर्न एक जो बोलते हैं ना पश्चिमी मुँह से बिल्कुल अच्छी लगती नहीं है। क्योंकि ये वही लोग हैं सर जिन्होंने अपने पूरा अस्तित्व बनाया है और पर्सनली अस्तित्व बनाए हैं, क देश के लिए अपने अस्तित्व बनाए हैं इसी सिस्टम को यूज़ करके। तो आज ये अपने सिस्टम को लात क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम इनके लिए अभी काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही समझने के लिए है, जिस देश को इन्होंने सपोर्ट करा, ब्लाइंडली सपोर्ट करा, उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ अपने बंदे भेजे, बंदे मरवाए, वॉर्स लड़ी, सब कुछ करा। आज वही देश इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये अभी बोलते हैं भैया ये सिस्टम नहीं चल रहा। यही चीज़ जयशंकर साहब जैसे लोग पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आप देखिए यूरोप से जब से उनका एक जो डायलॉग वायरल हुआ उसके बाद से ये बार-बार उन्होंने बोला है। तो ये कहना कि भई वो जी कार्नी साहब ने बड़ा एक कमाल चमत्कार कर दिया, ये तो सर मेरे मेरे हिसाब से थोड़ा-सा अलग है क्योंकि हाँ, ठीक है एक वेस्टर्न मुँह ने ये बोल दिया है तो थोड़ा वायरल चल रहा है। बाकी मैं इसको इतना क्रेडेंस देता नहीं सर क्योंकि ये जो कार्नी साहब हैं ये खुद भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरमैन रह चुके हैं। रशिया के अंदर इतने सारे उल्टे काम इन्होंने कराए। ये खुद अभी जो ईरान में जो रेजिम चेंज हुई है उसके साथ में ये खड़े थे। वेनेजुएला में जो जो कार्यक्रम हुआ उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज़ वो अभी इनके साथ या ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है, तो अभी ये रोना शुरू हो गए हैं। बॉटम लाइन ये है और इसके अंदर आपको वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है मतलब एक जो डबल स्टैंडर्ड है, दो मुँहापन है, ये आपको बड़ा क्लियरली दिखता है। बट इसके अंदर बॉटम लाइन हमको ये समझनी है कि एक ये जो अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि भई जो अमेरिका का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिका के नेतृत्व में जिस तरह से दुनिया चलती थी, वो अब खत्म हो रहा है। देखिए वो भी क्या था सर? वो भी था
एक स्ट्रक्चर था जहां पर कुछ देश दुनिया के लिए डिसाइड करते थे कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं है, और उसके अंदर वो कुछ चीजों को यूज करते थे। नेटो होता था, यूनाइटेड नेशंस होता था, उसके बाद आपका जितनी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप देखें, जितनी भी जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यूज़ करके ये लोग उनको उनका इस्तेमाल करके दूसरे देशों के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल के रखते थे। कभी ह्यूमन राइट पे शुरू हो जाएँगे, कभी डेमोक्रेसी पे शुरू हो जाएँगे, कभी फ्रीडम पे शुरू हो जाएँगे, कभी प्रेस पे शुरू हो जाएँगे। अब ये पूरा एक गेम है, तो कभी हैप्पीनेस इंडेक्स पे शुरू हो जाते हैं। और वेस्ट के जितने भी ये लोग हैं सर, इनका एक दोमुआपन, एक एक पूरी स्ट्रैटेजी है इनकी। ये उसी काम तरह से काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर। हमारी टीवी के ऊपर एक बंदा आता है जिसका नाम है जेफरी सैक्स। ठीक है सर? ये जेफरी सैक्स को हमारी टीवी के मीडिया लोग एकदम मतलब जियोपॉलिटिकल गुरु मानते हैं। मतलब वो आके आपको बोलता है भैया भारत तो बस एकदम अमेरिका को तोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर दे, बड़ी-बड़ी बातें करता है वो। लेकिन किसी ने जस्ट बिकॉज़ वो भारत की प्रशंसा करता है, किसी ने उसकी हिस्ट्री में जाके देखा नहीं ये बंदा कौन है। ये वही बंदा है सर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाता है, जिसमें बांग्लादेश हमसे ज़्यादा खुश नज़र आता है, अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा खुश नज़र आता है और पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश नज़र आता है। तो ये हिपोक्रेसी है इन लोगों की, ये हमेशा से ऐसी रही है, और ये जो अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं, उससे ये बाहर आ रही है और ये खुद अभी उसको छुपा नहीं पा रहे हैं। तो तभी ये बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं अब इसको तोड़ दो यार, हमको दूसरा चीज़ करनी है। मार्क कार्नी और कनाडा की जो पोज़ीशन है इस टाइम पे सर, वो एक अलाइन्ड रहती है हमेशा यूरोप के साथ। ठीक है? वो उनका जो आइडियोलॉजिकल जो एक पोज़ीशन है, जो उनकी सोच का जो जगह है, वो यूरोप के साथ ही हमेशा रहती है। क्योंकि आप ये चीज़ समझिएगा कि कनाडा का जो प्रेसिडेंट तो है नहीं उनके पास सर, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग है वहाँ का अपना यूनाइटेड किंगडम का। तो उनकी उनकी लगन हमेशा उस तरफ रहती है। अमेरिका उनको अपनी तरफ खींचता है क्योंकि अमेरिका के साथ में चिपका हुआ है, ऊपर से अमेरिका की सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये क्लैश आज सामने आ रहा है, कि एक जो पुराना, मैं हमेशा से आपके चैनल में भी मैंने बोला, एक पुराना जो स्ट्रक्चर था डीप स्टेट का, वो नए स्ट्रक्चर जो निकलने की कोशिश कर रहा है उसके साथ लड़ रहा है इस टाइम पे। और ये लड़ाई इस पूरे कचरे की जो चल रहा है दुनिया के अंदर, ये उसका बड़ा क्लियर एक आपको बोलते हैं ना इससे बेहतर आपको एग्जाम्पल कहीं पे मिलेगा नहीं। एक मैं चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, देखिए मार्क कार्नी ने जो ये चीज़ बोली है, उसका ट्रम्प का रिएक्शन तो बड़ी ज़ोर से आया है उसको, कि भई हम तेरे को देख लेंगे, तेरा ये वो जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके अंदर तेरे को भगा देंगे, ये कर देंगे। अब ये एक रिएक्शन है ट्रम्प साहब की तरफ से, जब जब उनके पास कुछ और करने को है नहीं सर, राइट? उनके पास अभी क्या है सर? क्या-क्या चीज़ें करेंगे? तो जाके भैया तुम अपनी सेना लेके चढ़ जाओ कनाडा के ऊपर, वो आप कर नहीं सकते। ग्रीनलैंड पे एक इनको थोड़ा-सा विक्ट्री मिल गई है वहाँ पर थोड़ा-सा सफलता मिली है, जहाँ पर कुछ जगहों की ग्रीनलैंड में वो पूरी तरह से अमेरिका को दी जाएगी। तो यूरोपियंस को तो इन्होंने लपेट लिया वहाँ पर। और बाय द वे आपको ये जान के हैरानी होगी, ये लोग जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं सर, आज ग्रीनलैंड के डिवीज़न या ग्रीनलैंड को अमेरिका को देने के लिए किससे बात करी सर इन्होंने? सेक्रेटरी जनरल नेटो से सर। सेक्रेटरी जनरल नेटो का क्या, डेनमार्क जो एक देश है, उसके जो अस्तित्व है, देश की जो अखंडता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी जनरल नेटो का क्या उसका हाथ बनता है उसके अंदर? तो आपने यही चीज़ दिखाई दोबारा से, सर आप म्यूट पे हैं। तो आपने यही चीज़ दिखाई कि भैया जब हम हमारे बनने चलेगा तो किसी को भी अपना देश तोड़ के हमको देना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, तो अभी ये इनका रोना आगे चल रहा है और कुछ नहीं है सर। मेरे को नहीं, ये आप देखिए ना, डेनमार्क की पार्लियामेंट ने, डेनमार्क की जो जो सभा है, उसने कहीं पे कुछ सिग्नेचर करा है इसके ऊपर? नहीं करा। इसका जो जो 2 देशों, 2 अगर ऐसा कुछ होना है तो डेनमार्क और अमेरिका के बीच में बात होनी चाहिए। उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, जो जाके दोनों की जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेज़ेंट होगा, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके फिर वो लॉ बनेगा। ऐसे ही चलता है ना सर डेमोक्रेसी के अंदर। बट यहाँ पर नेगोशिएट कौन कर रहा है सर? नेटो। नहीं, ग्रीनलैंड के मामले में ना तो अमेरिका एंटिटी है, ना यूरोप है, ना डेनमार्क है, कोई भी नहीं है। अमेरिका को अगर बात करनी थी तो सीधे ग्रीनलैंड से ही बात करनी चाहिए थी, ग्रीनलैंड के लोगों से बात करनी चाहिए थी। वहाँ जी, जो वो भी एक इस समय है सर, शासन बट प्रशासन है उससे बात करनी चाहिए।
वहाँ पर है, बट उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेन कंट्री वो डेनमार्क के अंडर में आता है। तो भाई डेनमार्क की पार्लियामेंट से मेरे को ज़रा एक नोटिफ़िकेशन दिखा दीजिए जहाँ पर ये जो डील सो कॉल्ड ये लोग बोल रहे हैं एग्री हुई है। कहीं पे कुछ नहीं है। ये बस हवा में चल रहा है सर। तो यही मैं बोल रहा हूँ ये जो सिस्टम इनका है, ये पहले सिस्टम अपना चला रहे थे। जब वो सिस्टम खराब हो गया उनको अभी उनको वो मदद नहीं कर रहा है तो ये अभी रोना शुरू हो गए और कुछ नहीं है सर। दाओस का कुल हासिल आप क्या मान रहे हैं? जैसे ये कहा जा रहा है कि दाओस पहुंचने के बाद ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर के जो पहले इनका रुख था वो बदला है। इसके अलावा ये बोर्ड ऑफ पीस लेकर के आए हैं गाजा के लिए, और नेटो पर भी इन्होंने एक टिप्पणी कर दी है। तो ये सारी चीजें क्या माने हम कि ग्रीनलैंड पर थोड़ा सा बदले क्यों है ट्रंप? और एक नक्शा जारी किया था दावोस आने से पहले जिसमें वेनेजुएला, कनाडा और ग्रीनलैंड तीनों को अमेरिका का हिस्सा दिखाया था। जी। सर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। देखिए ट्रंप बहुत कुछ बोलता है, करता कुछ और है। तो ये दुनिया को कन्फ्यूज़ करने के लिए ये पूरी चीज़ें करते हैं। और ये जितना भी अभी देखिए इन्होंने ये बेसिकली यूरोप के देशों को बोल रहे हैं कि भैया तुमको हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो लाइन पे आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो, नहीं तो हम तुमको सीधा करेंगे उसके बाद। और ये पूरा चक्कर क्या है सर? पूरा चक्कर ये है कि अमेरिका को इस टाइम पे इनका जो मेन पॉलिसी है सर कंटेनमेंट ऑफ चाइना, उसकी तरफ जाना है सर। और ये जो यूरोप-वेरोप के लोग हैं और जो बाकी सब लोग हैं, ये इनको खींच रहे हैं वापस यूरोप के अंदर, कि आप उधर मत जाओ, आप इस तरफ ही रहो। तो तभी आप देखेंगे कि भई यूक्रेन का युद्ध जो यूक्रेन पूरी तरह से हार चुका है, उसको खत्म नहीं करने दे रहे। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया था कुछ समय पहले, उसके अंदर बोला गया था, नहीं जी हम तो सब कुछ छोड़ के वापस घर जा रहे हैं। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये गलत है, क्योंकि जो इनके ये जो बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, जो चीज़ें ग्राउंड पे कर रहे हैं, ज़मीन पे ये लोग जो एक्शन ले रहे हैं, उससे तो मुझे कुछ और ही दिखता है। तो जब मुझे कुछ और दिख रहा था, वही चीज़ अब एक और डॉक्यूमेंट आया है जिसके अंदर बड़ा क्लियरली इन्होंने बोला है कि भैया हमको इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी पूरी अस्तित्व जमा के रखना है। हम एक मिलिट्री चैलेंज भी देना चाहेंगे चाइना को और चाइना की जो चीज़ें जो वो करना चाहता है उसको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली उसके अंदर अभी लिखा है और ये चीज़ मैं कम से कम 3 हफ्ते से लो बोल रहा हूँ कि भई ये कहीं वापस-वूपस नहीं जा रहे। आप देखो ये ग्राउंड ज़मीन पे क्या कर रहे हैं। ईरान को क्यों तोड़ रहे हैं लोग? वेनेजुएला को क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि ये वेनेजुएला और ईरान 2 ऐसे देश हैं जो चाइना को तेल बेचते थे और बिना डॉलर के भी तेल बेचते थे। नाउ ये जो आपने पूछा डावोस में, सर डावोस में जो चीज़ें हुई हैं, उससे बस बेसिकली ये दिखा है कि भई जो डावोस एक ऐसी जगह है सर जहाँ पर ये कुछ बड़े-बड़े लोग जो दुनिया वैसे भी चलाते हैं डीप स्टेट वाले, वो बैठ के खुले में बातें करते थे और एक जो पॉलिसी होती है उसके बारे में एग्रीमेंट्स की जाती थी कि भई अब से दुनिया ऐसे चलेगी। आज क्या हो रहा है सर उसमें एक कोई पहले क्या होता था सब लोग ये जो जितने भी पश्चिमी देश थे वो सारे एक साथ रहते थे। आज दुनिया ने देखा वो एक साथ नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं। तो ये जो डावोस है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो जो निकली कि भैया इनके बीच में जो एक यूनिटी ये लोग दिखाते थे वो नहीं है। अब इसमें होगा क्या सर? होगा ये कि बीच बीच के बंदर आके अभी मस्ती खेलेंगे। ठीक है, एक्चुअली बीच का बंदर किसी और को क्यों बोलना, बंदर तो ये 2 हैं। बीच की बिल्लियाँ आके अभी मस्ती खेलेंगी। अब वो बिल्लियाँ कौन है सर? बिल्लियाँ हम जैसे लोग हैं, रशिया जैसे लोग हैं, ग्लोबल साउथ में जो देश हैं वो एक-दूसरे को इनके इनके एक-दूसरे को उँगली करा-करा के कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दुनिया का एक एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसका खात्मा दावोस ने यहाँ पर बताया है कि भैया वो खत्म हो गया। ऐसा कोई चीज़ ना थी, ना है, ना रहेगी। दुनिया को रीसेट करना पड़ेगा, दुनिया को दोबारा अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसे किस तरह काम किया जाए, किसके साथ खड़ा हुआ जाए और किसके साथ ना खड़ा हुआ जाए, किसको आप विश्वास कर सकते हो, किसको आप विश्वास नहीं कर सकते। प्लस जो दुनिया की एक एक हर जगह में ना सर एक वल्नरेबिलिटी होती है। लाइक भारत की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या है सर? 85% तेल आप बाहर से लाते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको। तो तभी आप धीरे-धीरे करके बोल रहे हो भैया ग्रीन गाड़ियाँ खरीदो, हाइड्रोजन खरीदो, इसको ज़रा चेंज करो ताकि ये जो एक एक कोई दुनिया का देश आपके ऊपर हाथ रख सकता है, वो ना रख सके आगे जाके। तभी आप सोना खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो दुनिया से, ताकि आपको अगर कोई आगे जाके सैंक्शन मारे क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो सकता है आज। तो आप अपने आप को थोड़ा-सा रेडी करके रखो। और ये जो वल्नरेबिलिटीज़ दुनिया को हर एक देश को दिख रही है,
वो अब उन वल्नरेबिलिटीज पे काम करना शुरू करेगा और अपने आप को कुछ देशों के साथ रीसेट करेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है सर, यूएई के जो साहबजादे साहबजादे आए इधर पे मोदी जी से वो जो मिले, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसको पता है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा पकड़ के रखता है कि भैया मैं किसी के साथ तो बात करूं यार, एक काम करो मोदी जी, अगर ये पूरा ये जो डॉलर वॉलर का सिस्टम अगर उड़ा या जो भी चीज हुई, वो छोड़ दो साहब, हमको अगर काम करना हो ना, हम सोने में काम करेंगे। तो वहां पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुए हैं और काफी चीजें इसके ऊपर काफी लोगों ने बात भी करी है, मैंने भी बात करी है कि भाई ये आगे चलने वाला है। तो आपको एक चीज बड़ी क्लियरली दिखेगी कि देखिए, ये जो एक हम लोग जिस तरह से पहले बोलते थे भैया दुनिया में ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, वो अब खत्म है सर। सो डावोस का सबसे बड़ा, अगर आप बोलें कि आउटकम क्या है, उसका जो सबसे बड़ा नतीजा क्या है, वो ये है, जहां पर एक जो चेंज आने वाला है दुनिया के अंदर, उसका एक सिग्नल दुनिया के सामने आके बैठा है। ग्रीनलैंड पे सर, ग्रीनलैंड पे, हाँ जी, ग्रीनलैंड पे अगर आप इसको देखेंगे सर, ग्रीनलैंड पे ट्रम्प को चाहिए क्या? ग्रीनलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर आप एक मैप को देखें सर, जो ऊपर का आर्कटिक रीजन है, उसके अंदर 6 7 8 जगह आती हैं। सबसे पहले आता है रशिया, आता है, नॉर्दर्न यूरोप आता है। बीच के 2 पार्ट में समुद्र हैं, एक का नाम जो अमेरिका के अलास्का और रशिया के बीच की जगह है, उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं सर। और जो यूके और ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच की जो जगह है, उसको ब्यूक स्टेट बोलते हैं। ठीक है? वहां पर बीच में एक छोटा-सा देश और आता है जिसका नाम है आइसलैंड। तो ये पूरा रीजन है जहां से आप इस जगह में ऊपर ऊपर अंदर जा सकते हो। नाउ चक्कर ये है सर, ये ग्लोबल कॉमन्स होता है। ग्लोबल कॉमन्स मतलब हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके अंदर कोई रोक-टोक नहीं होती, किसी तरह नहीं होती। बट कभी अगर कोई युद्ध का वो चीज़ हो, तो हर कोई चाहेगा कि इस जगह के ऊपर वो कंट्रोल रख सके कि कौन ऊपर जा सकता है, कौन ऊपर नहीं जा सकता। रशिया के इस समय पे सर 19 मिलिट्री बेस बन चुके हैं उस रीजन के अंदर, जहां पर नेटो और बाकी सब देशों के सिर्फ 4 हैं। तो अगर आप देखेंगे, यूक्रेन की लड़ाई के अंदर इन्होंने जो 2 देशों को नेटो के अंदर खींचा है, उनको अगर आप मैप में डाल के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहते हैं। वो 2 देश हैं, फिनलैंड और स्वीडन, दोनों नॉर्थ सी में बैठते हैं। रशिया के साथ बैठते हैं, एकदम रशिया के एकदम साथ में बैठते हैं। उसके बाद आपके 1-2 बेस इधर पे हो गए। एक ग्रीनलैंड आपने पकड़ लिया, कनाडा को लात मार-मार के वहाँ पर बेस बना लोगे और अलास्का में बेस बनाओगे। तो अमेरिका चाहता है कि उसके भी वहाँ पर उसी तरह से बेस हो, ताकि जो आगे जाके रशिया के साथ कुछ अगर कुछ होता है, तो दोनों के पास एक कहीं न कहीं कुछ तो बैलेंस रहेगा। इस टाइम पे तो रशिया सर रगड़ सकता है अच्छे से सबको वहाँ पर, कि कुछ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है उसको। तो ग्रीनलैंड इसके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर एक इनके दोनों के बीच में एक समझौता है, जहाँ जिसके हिसाब से अमेरिका कुछ भी कर सकता है वहाँ पर। तो ये पूरा सबको समझ में नहीं आया, यार ये कर क्या रहा है यार? वैसे भी तेरा पूरा समझौता है, तू जाके जो मर्ज़ी कर यार। कोई तेरे को रोक नहीं सकता, सब कुछ कर कोई नहीं कर सकता, वो तो एग्रीमेंट में है कि आप जहाँ मर्ज़ी बनाओ। तो समझ में नहीं आ रहा था। चक्कर ये है सर, वो यूरोप को एक 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 सबक सिखाना चाहता था कि साहब देखो ऐसा है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं भी आपको छोड़ दूँगा। अब उसमें फ़र्क क्या पड़ता है सर? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यूक्रेन। क्योंकि यूरोप ने पूरा अपना जी-जान से यूक्रेन के पीछे अपना दम लगा दिया है और वो रशिया से बात नहीं करना चाहते। जब से ये ग्रीनलैंड का चीज़ शुरू हुई है, आप देखिए यूरोप में से आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं कि हमको रशिया से बात करनी चाहिए। ठीक है? तो वो कोशिश उसकी ये है, अब ये होता है नहीं होता सर, बिकॉज़ ट्रम्प क्या है ना, ये ऐसे भी कर सकता था। देखिए वो लीडर है नेटो का, ट्रम्प लीडर है नेटो का, अगर वो बोले कि साहब मुझे नहीं पता, आई वांट टू टॉक टू रशिया, सारे यूरोपियंस इधर बैठेंगे, हम रशिया से बात करेंगे और ये इसको खत्म करना है अभी, बहुत हो गया। जितने नेटो के देश हैं, अगर आप कोई भी हथियार दोगे तो मैं आपको उसके बाद देखूँगा। कोई हथियार नहीं जाएगा नेटो का, कोई इंटेलिजेंस नहीं दोगे आप, क्योंकि सारे कनेक्शंस मेरे थ्रू जाते हैं। वो ये कर सकता था, बट उसने उसकी जो एक अपॉर्च्युनिटी थी वो छोड़ दी। तो यूरोप अभी इसके ऊपर हावी हावी हो रहा है कि भैया नहीं, नहीं आप ये नहीं छोड़ सकते, आप ये नहीं छोड़ सकते। उसको पीछा छुड़ाने के लिए मेरे हिसाब से उसने ग्रीनलैंड की ये चीज़ करी है, जहाँ पर यूरोप की तरफ से जो एक एक वीकनेस है और एक उनके जो एकदम chaotic टाइप उनका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से एक्सपोज़ हुआ। तो इसका गेम थोड़ा डिफरेंट था, जहाँ जहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, ये पूरा एक रीअलाइनमेंट की कोशिश चल चल रही है वहाँ पर।
तो ये मेन मुद्दा ये है कि भाई देखिए रशिया के साथ अभी थोड़े टाइम तक हमको समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चाइना से नहीं लड़ सकता। मैं 2 बड़े सुपर पावर्स के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता। अब बीच में आप बैठे हो आराम से, इधर से भी आप फूल तोड़ के खा रहे हो, उधर से भी फल तोड़ के खा रहे हो, आराम से। तो ये जो फल फूल का जो आपका गेम चल रहा है, इसके ऊपर देखो अभी उनको पसंद नहीं आता तो आपको आपको लात मारनी शुरू कर दें, आपको सैंक्शन लगाते हैं, आपको ये करते हैं, आपको वो करते हैं। पीछे से यूरोपियंस आपके पास आ रहे हैं कि साहब हमको डील करा दो। तो यही एक पूरा जो गेम बन रहा है, इसमें हमारे को तो काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे रशिया से भी अच्छे रिलेशन है, तो कहीं न कहीं अगर यूरोप को बात करनी है, तो वो उस तरफ से भी कर सकते हैं। तो हर कोई अपनी जगह को देखने की कोशिश करेगा और यही चल रहा है सर पूरा गेम। तो डावोस से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बाहर निकली है कि यूरोप इस टाइम पे पूरी तरह से इनके पास कोई भी ताश के पत्ते बोलते हैं ना, इक्का तो छोड़ दीजिए सर, इनके पास छक्की या सत्ती भी नहीं है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए फ्रांस ने 15 सैनिक भेजे हैं, जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे हैं, नॉर्वे ने 2 सैनिक, नीदरलैंड्स ने 2 सैनिक, फिनलैंड ने 2 सैनिक, ब्रिटेन ने 1 सैनिक, स्वीडन का पता नहीं। तो ये सांकेतिक है कि जी कुछ भी सर होता है वो तो हम देखिए वो भी अमेरिकन मीडिया का गेम है सर, वहाँ पर ये लोग सर बिना हथियार के गए थे। आप वीडियो देखिए किसी ने भी बंदूक नहीं पकड़ी हुई थी। ये पूरा एक मीडिया नैरेटिव बनाया गया था कि देखो यूरोप के पास तो कुछ है ही नहीं। ये 2 बंदे भेज रहे हैं, हाँ, 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 कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक पूरा मीडिया नैरेटिव था यूरोप को प्रेशर में डालने का और यूरोप फँस गया उसके अंदर जाके। क्योंकि यूरोप को पता है सर अगर अमेरिका वहाँ से पीछे हटा, तो यूक्रेन में जो इन्होंने अपनी जी जान लगा रखी है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एंड इसके अंदर आप बोलोगे यार इसमें प्रॉब्लम क्या है? खत्म करो ना, वो तो वैसे भी हार रहे हो। देखिए सर वो बात नहीं है। ये जितने भी लीडर्स हैं, आप देखिए उर्सुला वॉन डर लायन से लेकर अ, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन से लेकर, उसके बाद जर्मन चांसलर जो मेयर्स हैं उनसे लेकर, आप डच प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, इन सबको देख लीजिए। इनका जो पॉलिटिकल अस्तित्व है, इनकी जो स्टैंडिंग है अपने देशों के ऊपर, वो यूक्रेन पे बनी हुई है। इन्होंने पिछले 2-3 साल से अपनी जनता को ये बताया है कि भैया बस थोड़ा-सा और यूक्रेन रशिया को हरा देगा। तो अगर आप अभी पलट के मान जाओ कि भैया नहीं, नहीं, नहीं एक्चुअली यूक्रेन रशिया को नहीं हरा रहा, रशिया ने यूक्रेन की माँ-बहन ऊपर-नीचे कर दी है, तो फिर तुम्हारा जो अपने जो पॉलिटिशियन है उनका सर्वाइवल का क्या होगा? लोग तो गालियाँ निकालेंगे इनको कि भाई जर्मनी में हमने अपनी पूरी इंडस्ट्री बंद कर दी, हमने नेचुरल गैस लेना बंद कर दिया, हमने कोल प्लांट बंद कर दिए इन लोगों के लिए, हमने जो करना था वो किया यूक्रेन के लिए, अब आप बोलते हो हम हार गए? तो आप झूठ बोल रहे थे हमको 2 साल तक। तो यूरोप एक बहुत गलत जगह पे फँसा हुआ है आके। यही होता है सर ज़्यादा मुँह खोलने का नतीजा। अब जरा ये जो गाजा का बोर्ड ऑफ पीस है इस पर जरा चर्चा कर लें। इस पर थोड़ा सा बताइए जी। क्यों बनाया है और जो लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ को ही एक तरीके से इरिलीवेंट करने की चाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब 3 साल बाद ये राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तो भी इसकी कुर्सी पर तो जमे रहेंगे, कोई नहीं हटा पाएगा इनको और ये जिसे चाहे उसको हटा पाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये समग्रता में आप जवाब दें कि रूस, चीन, भारत, ब्राजील वगैरह ये सब क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? ब्राजील को तो पता नहीं न्योता भी दिया कि नहीं दिया। देखिए सर गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस नाउ सबसे पहला सब्जेक्ट ये है। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में 2-3 चीज़ें हमको समझनी है। इसके जो बिलियनेयर डोनर्स हैं सर ट्रम्प के, जिन्होंने ट्रम्प को पैसे दिए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ये उनको एक गिफ्ट है कि जाओ भई, उधर पे तेल भी है, थोड़ा बहुत गैस भी है, रियल एस्टेट है, जाओ उधर पे पैसे बनाओ, अपनी कंस्ट्रक्शन करो, जो करना है करो उधर पे, पैसे बनाओ। वहाँ पर जनता भी है जिसकी हालत खराब है, ठीक है? इज़राइल को मैं देख लूँगा, तुम जाओ पैसे बनाओ वहाँ पर। तो एक वो है। दूसरा सर, अब तुम बनाओगे पैसे ज़रा 10% मेरी जेब में भी डालना, ठीक है? तो एक तो पैसे बनाने की तरकीब है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और आप देखेंगे जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं सब इधर-उधर देख रहे हैं, यार ये हो क्या रहा है?
पैलेस्टीन की कोई बात नहीं कर रहा। पैलेस्टीन के लिए जो जो पूरा झगड़ा लगाया गया कि यहाँ पर एक पैलेस्टीन देश होना चाहिए, उसके कहाँ है सर गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कहीं पे भी पैलेस्टीन का कहीं मेंशन ही नहीं है। तो वो तो कचरे के डिब्बे के अंदर गया, पूरा खत्म। दूसरी चीज़ क्या है आपने पूछा कि यूएन। देखिए सर यूएन के लिए इनको कहीं न कहीं बड़े देशों की ज़रूरत थी। जो 10, 12, 15, 16 देशों ने इनको जॉइन करा है, उसमें से कोई बड़ा देश नहीं है। अब वो ठीक है, थोड़ा लात-लूत मार के 2-4 यूरोपियन देश को वहाँ पर खड़ा कर देगा, बट कोई वैल्यू नहीं बनती। जब तक भारत, रशिया, चाइना 3 जो बड़े-बड़े देश हैं, वो अगर इसके पीछे नहीं आते, तब तक कोई यूएन-वूएन कुछ नहीं बनेगा। ये एक जमावड़ा है देशों का, जहाँ पर ट्रम्प देशों को थप्पड़ मार सकता है। ठीक है सर? ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये वो जमावड़ा है, जहाँ पर ट्रम्प जब बोलता है कूद, तो वो देश का राष्ट्रपति पूछता है सर कितना ऊपर? तो ये अपनी पावर दिखा रहा है कि मेरे पीछे इतने देश खड़े हुए हैं, बट वो देश अब पाकिस्तान है, अज़रबैजान है, किसी अल्बानिया है, लायक वो अलग चीज़ है। ठीक है? तो कोशिश उसकी है। अब पाकिस्तान $1 बिलियन कहाँ से लाएगा इस बोर्ड ऑफ पीस पे बैठने के लिए? चक्कर ये है सर, ये जो $1 बिलियन की इनकी बात है, 3 साल के लिए 3 साल के बाद आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। $1 बिलियन 3 साल के लिए। उसी पैसों को इन्वेस्ट करके ये बेसिकली वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन और ये सब काम करने हैं, वो कराएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएँगे, एडवांस पेमेंट्स हो जाएँगी, लोगों को पैसे मिल जाएँगे, इसकी जेब में पैसे जाएँगे, काम क्या होता है वो किसी को पता नहीं उसके बाद। उसके बाद बोलेंगे जी यहाँ पर तो देखो लड़ाई चल रही है, हम क्या करें? सो सर चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों तरफ से ये जीतना चाहता है। एंड ये चीज़ हमको बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए। तीसरा चीज़ सर, यहाँ पर ये जो दुनिया में इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, सबने जैसे चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया, चाइना ने बोला कि साहब ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, हम यूएन चार्टर के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चाइना ने मना कर दिया, रशिया ने बोला यार ऐसा है हम ये मानते नहीं बिकॉज़ हमको थोड़ा-सा देखना है। इंडिया ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। क्योंकि आप अगर आप बोलो तो फालतू में चूँ-चाँ, ना बोलो तो चूँ-चाँ, तो इससे अच्छा बोलो ही मत। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के अंदर घुसने का आपको। अब भारत के राष्ट्रपति जा रहे हैं इज़राइल भारत के प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं इज़राइल अगले महीने। इज़राइल गुस्सा है अमेरिका से यार आप मेरे को बता ही नहीं रहे। बाय द वे आपने एक चीज़ देखी गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में इज़राइल नहीं बैठा हुआ था। ये कौन-सा बोर्ड ऑफ पीस है सर जहाँ पर जो 2 लड़ाई करने वाली पार्टीज़ हैं वो ही नहीं बैठी हुई वहाँ पर। तो किसी ट्रम्प उद्योगपति को, इज़राइल के किसी उद्योगपति को शामिल किया। नहीं इज़राइल के उद्योगपति नहीं है सर। जैरेड कुशनर है और स्टीव विटकॉफ है जो इसके अपने बच्चे हैं। जैरेड कुशनर हाँ, इसकी अपनी तो बेटी का हस्बैंड है, एक स्टीव हाँ, विटकॉफ दामाद इसका एक दामाद है और एक बेस्ट फ्रेंड है। हुँ। उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ये लोग। तो ये तो सर एकदम खुले में लूट चल रही है और कुछ नहीं है। और इसको शहबाज शरीफ को तो अब लात पड़ रही है देश के भीतर कि तूने जाके सिग्नेचर कैसे कर दिया? सर ये चीज़ तो हमने बोली थी शहबाज शरीफ इन लोगों ने देखिए इन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी ने करी थी कोशिश इन लोगों ने किया क्या फेक में वो टीएलपी वालों को निकाला वहाँ पर 600-800 बंदे मार दिए टीएलपी के। दुनिया देश को बताने के लिए कि बाहर मत निकलना जो हम कर रहे हैं हमको करने दो। बट सर जिसको आपने 70 साल से कश्मीर और फिलिस्तीन का ही आपने नारा बेचा हो, अभी आप वहाँ पर फिलिस्तीन में जाके हमास को मारना शुरू हो जाओगे, वो भी यहूदियों के साथ, तो फिर तो कहाँ से आप बचोगे? और ये चीज़ देख लीजिए वहाँ पर आसिम मुनीर खड़ा था बट आसिम मुनीर कहीं सिग्नेचर-विग्नेचर करने नहीं गया। शहबाज शरीफ को चिपकाया। तो ये और तीसरी चीज़ क्या है सर इनको ये भी पता है ट्रम्प को मना नहीं कर सकते। ट्रम्प को जहाँ मना करा ये मरेंगे उसके बाद। क्योंकि ट्रम्प ने हूँ करनी है और ये पाकिस्तान की तो मतलब आगे-पीछे गीली-पीली सब हो जाएगा। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया और यूएई भी लात मार रहा है इनको। यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ दिया। सऊदी अरेबिया इनको $2 बिलियन के आर्बिट्रेशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ले गया है, K2 इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो भी नहीं छोड़ रहे, वो भी लात मार रहे हैं इनको। तो सर अब हीरा मंडी है, हर कोई आके अब पहले क्या होता था हीरा मंडी का जब लात-लूत मारते थे, जब कोई यूज़ करता था उसको फिर पैसे-पूसे मिल जाते थे। अब हीरा मंडी फ्री हो गई है सर, कोई भी आके लात मार दो।
पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट साथ में खड़े हो जाओ ताकि हम झूठ बेच बेच लें, उसके बाद देखेंगे आगे। आदि जी, ये जो बड़ा भारी बेड़ा जा रहा है ईरान की तरफ, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि बहुत विशाल बेड़ा हमारा ईरान की तरफ जा रहा है, क्या करेगा ये? करेगा, नहीं करेगा? सर देखिए, ईरान को बॉम्ब करना तो ठीक है, ईज़ी है, आप बॉम्ब कर दो, लेकिन बॉम्ब करने के बाद ना चीज़ें चेंज नहीं होती। ईरान को ये लोग मेरे हिसाब से 2-3 जगह से ब्रीच करेंगे। एक है बलूचिस्तान से, एक है कुर्दों के साथ और एक है ये जो जिहादी खड़े हो रहे हैं जोलानी के साथ में 1 लाख बंदे उसने इकट्ठे करे हैं इसके लिए। तो ये 2-3 जगह से इसके अंदर उल्टे काम करने शुरू करेंगे। यहाँ पर टेररिज़्म शुरू होगी ईरान के अंदर, बम फटने शुरू हो जाएँगे, चीज़ें शुरू हो जाएँगी, लोगों को गोलियाँ मारना शुरू हो जाएगा, टेररिस्ट अटैक शुरू हो जाएँगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। वो अंदर से वीक करना चाहता है ताकि वो जब वीक हो उसके बाद जाके ठक मारे और वो नीचे गिर जाए। इनका प्लान ये है। अब ये जो जमावड़ा आया है ऐसा देखिए कभी भी आपको रेजिम चेंज करनी है तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ता है, अगर आप मिलिट्री यूज़ करना चाहते हो। अमेरिका के पास इतनी मिलिट्री है ही नहीं कि वो ईरान में घुस सके। ईरान में घुसने के लिए कम से कम नहीं तो अगर आप बोलें कि भई पूरे देश को ऑक्यूपाई करना है, कम से कम 4 से 5 लाख लोग चाहिए होंगे आपको। इतनी तो टोटल इनकी मिलिट्री नहीं है। दूसरी चीज़ ये करने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कि भैया लीडरशिप को ही मार दो। ऐसे बॉम्बिंग करो कि भैया लीडरशिप मर जाए। जितने भी लीडर हैं, वो जो खमेनी है, ये है, वो है, सबको मार दो। और फिर ये सोचते हैं कि भैया जब कोई लीडर ही नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। तो केओस क्रिएट करेंगे, टेररिज्म फैलाएँगे इस जगह के अंदर, 3 जगह से उसको उँगली करेंगे, उसके बाद ये ऐसी कुछ उल्टे-सीधे काम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। बेसिकली चक्कर क्या है सर, ईरान एक ऐसा देश है जो इस टाइम पे तेल बेच रहा है चाइना को डॉलर के बिना। रशिया को तो ये चीज़ करने की हिम्मत नहीं है इनके पास और रशिया के साथ बात कर रहे हैं वो। आप पे सैंक्शन लगाए हुए हैं क्योंकि आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं साले ये बदमाश हैं। इधर से कभी खरीदेंगे, उधर से करेंगे, पता नहीं क्या-क्या करेंगे ये लोग। क्योंकि उस आपने दिखाया है कि आप तो भैया यूक्रेन को भी तेल बेच देते हो रशियन वाला। तो वो आपको एक तरह से साइड में रखा हुआ है। बेसिक आइडिया इज़ कि भैया चाइना का जितना भी सप्लाई चेन है उसको काटा जाए और किस तरह से कंटेनमेंट जो करना है चाइना का, उसकी तरफ अभी आगे आपको दिखेगा बढ़ेगा। वेनेजुएला में 3-4% जो खुले में जाता था और जो ब्लैक फ्लीट जाती थी वो 5 से 6% तेल था सर। ईरान के साथ काफ़ी करीब 20-22% तेल जाता है ईरान से। तो जो ईरान ये जो चाइना की तरफ जो तेल जाता है, उसको बंद नहीं करना सर। उसको बस मेक श्योर करना है कि वो डॉलर में चलता रहे ताकि डॉलर को कहीं न कहीं थोड़ी एक्सटेंशन मिले। बात ये है सर। तो ये इतना आसान है कि खामेनेई को मादुरो की तरह उठा कर के ले जाए? उठाना नहीं या सर, मारना है आपको। आप उसको मार ही दो। ठीक है? खमेनी को मार दो। लेकिन ईरान आदि जी वेनेजुएला तो नहीं है ना? ईरान के पास तो इतनी मिसाइलें हैं कि इज़राइल भी काँपता है। यही तो बात है ना सर। तो अब देखिए इज़राइल को भी ये सोचना है कि भई कितना वो ये चीज़ टॉलरेट कर सकता है। एक रिपोर्ट आई जिसमें इन्होंने बोला कि इज़राइल ने उनको बोला है कि हम 700 मिसाइल्स तक झेल सकते हैं अपने देश के ऊपर। उसके बाद हम नहीं झेल पाएँगे। तो उसके जो भी पास करना तो हज़ारों की संख्या में है। हज़ारों की संख्या में है सर। तो यही तो एक वो बैलेंस बनाना चाहते हैं कि किस तरह इसको लड़ा जाए ताकि पूरी तरह से मिलिट्री को आप 3-4 जगह जो आप ये घुसने की कोशिश करोगे, उसमें बिज़ी रखो, फिर जाके हम कर सकते हैं ताकि ईरान वापस हिट बैक ना कर सके। बात ये है सर। तो इनको ये पर समझ में आता है कि ईरान के पास कैपेसिटी है। एक सवाल ये भी है ना कि पहले ही अमेरिका 38 ट्रिलियन डॉलर के डेब्ट के नीचे फँसा हुआ है। एक और युद्ध, एक और मिलिट्री एक्शन कहाँ ले जाएगा इस कर्जे को? और झेल पाएगा डोनाल्ड ट्रंप? वैसे ही मरे जा रहे हैं वो। देखिए सर, अगर आपने एक दुनिया के अंदर डोमिनेंस बना लिया अपना और बोला कि भैया देखो मैं कोई ठीक है?
तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा तो एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिल जाएगा क्योंकि क्या होता है कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ यार, थोड़ा दम है इसके अंदर अभी भी। थोड़े पैसे हाँ, ठीक है, खड़े हो जाओ। और अमेरिका को थोड़ा टाइम चाहिए सर अपने आप को रीसेट करने के लिए। इन्होंने टाइम बहुत बर्बाद कर दिया अपना और वो रीसेट के लिए इनको टाइम चाहिए। तो ये टाइम खरीद रहे हैं और कुछ नहीं है। तो 38 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन हो जाएगा सर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये चाहते हैं कि दुनिया को बोलें कि भैया थोड़ा टाइम दो, एकदम से जो आप ये चीज़ें कर रहे हो हमको साइड करने के लिए, ये मत करो आप। बट यहाँ पर मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा सर, अमेरिका एक सुपर पावर है। अगर कोई भी ये सोचता है कि वो कल चद्दर ओढ़ के सो जाएगा, बोलेगा जो करना है करो, मैं चला यहाँ से, वो नहीं होने वाला। जिसने जब खून टेस्ट कर लिया होता है ना सर, उसको फिर खून अपने पास रखने की एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। डीप स्टेट भी नहीं होने देगा। नहीं होने देगा सर, अमेरिका बहुत हाँ। बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत अमीर है। तो ये भी है आदि सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों थैंक यू से सर। निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार।